नोट्स बेटा इसके भेज दिए थे, डाउनलोड कर लेना वो, ठीक है। उसमें सारा कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, बट क्लास में जो करते हैं वो तो अपने लिखना ही है। ओके सो मैम D&F ब्लॉग के नोट्स भेजे थे आपने? वाह, पता ही तुझे नहीं है, ग्रुप में PDF भेजा तो है। अरे रात को कल भेजे थे 10:30-11 बजे। वो पूरे नहीं है अभी, मैं मतलब डेली का जितना कराऊंगी उतना ही भेजूंगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये चैप्टर करना बड़ा मुश्किल होगा। तुम लोग वो डायरेक्टली नोट से पढ़ लेना, ठीक है। हरगुन पिया कहाँ है? वो भी भागी। प्रभनूर ये चैप्टर कर रखे, DF हो गया वहां पे? मैम एंड में कराएंगे इसको, एकदम ऑर्गेनिक के बाद में। अभी क्या ऑर्गेनिक करा रहे हैं? आज कुछ नेट में इशू लग रहा है, आवाज ही नहीं सुन रही मुझे किसी की। मान्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। प्रभनूर मैं पूछ रही हूँ अभी कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? अभी एक सेकंड मैम, सोचने दो कौन सा है। सोचने दो। इलेक्ट्रो, हाँ मैम इलेक्ट्रो। तुम भूल गया? मैम मैं ओके साथ में +1 वीक और फिर से रिवाइज कर रहा था, तो याद नहीं रहा कौन सा चल रहा था। ओके ओके। इलेक्ट्रो तो आ ही रहा होगा, सारा किया ही हुआ है हमने। यस, वो हम करंट से भी आते ही होता है, सारे क्वेश्चन तो आते ही हैं सारे। ओके चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। कल वाली रिकॉर्डिंग सुनी थी DF की? मैम मैंने पहले नोट्स पढ़ लिए, सारे ही समझ लग गए नोट्स पढ़ के, तो सारा किया हुआ है उसमें एकदम पहले महीने में जब ज्वाइन किया था +1 में। कहाँ? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में किया था। यस मैम, सारा किया हुआ है तो पहले महीने में। चल बढ़िया, फिर तो रिवीजन हो जाएगी। यही कुछ है इसमें बस। अच्छा, तो D&F ब्लॉक में अभी तक हमने थोड़ी डिस्कशन की है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पोजीशन क्या है, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, और प्रॉपर्टीज़ की थी इनकी, मेटालिक कैरेक्टर, और कौन सी की थी मान्या? मैम एक इनकी मेल्टिंग पॉइंट वाली शायद डिस्कस की थी। हाँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, और एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जनरली हाई वाली साइड होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसका रीजन क्या है मान्या? ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये वाला कुछ आपने शायद करवाया था कि अनपेड। मैम वो वाला नहीं आपने लिखवाया था कि वो हायर सीरीज पास देयर आर मोर चांसेस ऑफ मेटल मेटल। नहीं, तूने पढ़ा नहीं कल वाला, है ना? चल बाय तुम म्यूट पे जा, ट्रांजिशन। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है मुझे ना, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा। देयर इज सम प्रॉब्लम, 2-3 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। लेट मी चेक द कनेक्शन। तो फुल दिखा रहा है। हेलो जशन, आवाज सुन रही है तुझे मेरी? यस मैम। ओके, बच्चे कहाँ हैं बाकी के? अभी पिया भी आई थी फिर। ओके चलो कोई बात नहीं। जशन, नोट्स मिल गए थे तुझे DF ब्लॉक के? हाँ जी मैम। बाकी मैंने मेटलर्जी का भी दोबारा भेजा था PDF, वो 1-2 जो पेजेस मिसिंग थे, तो वो इसमें सारे हैं, बीच में भी 1-2 मिसिंग थे मैंने देखा था, तो इसमें पूरा प्रॉपर है। इसमें वो भी है जो आपको डिस्कस कराया था ना, एल्यूमिनियम का हॉल हिल रॉड प्रोसेस वाला, वो भी सारा लिखा हुआ है, देख लेना। अच्छा चलो, जशन अब इस क्वेश्चन का आंसर देगा। चल बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है बताओ?
क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, जैसा प्रभनूर ने बताया है। तो इससे क्या होता है, उनमें इंटरमेटैलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है। इंटरमेटैलिक बॉन्डिंग का क्या मतलब है, जैसे टाइटेनियम की बात करें, वेनेडियम की बात करें, इनमें आपस में जो बॉन्ड्स हैं टाइटेनियम में, वेनेडियम में, वो अच्छे बने हुए हैं, जिनके कारण इनको ब्रेक करने के लिए हाई ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए हम ये बोलते हैं कि दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसके हमने ग्राफ बनाए थे, तो ऐसा कुछ आता है। फिर ये 3D का था, ये 4D का था, ये 5D का था। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4D और 5D की जो इंथैल्पी है वो 3D से ज़्यादा क्यों आती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो ये पता लगा कि जो 4D और 5D वाले एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल मेटल बॉन्डिंग के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा हाई होते हैं, इसीलिए उनमें और ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। ठीक है, ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अभी हम 4th करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। हो सकता है थोड़ा ये जो नोट्स में मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है और जिस ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा आगे पीछे हो, कवर सारा हो जाएगा, वो आप मेरे पे छोड़ देना, बस समझते जाना। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरली बेटा जो होते हैं वो 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, या तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा एंड दैट सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। इफ अ substance is repelled by external magnetic field तो उसको हम diamagnetic substance बोलते हैं। if the substance is attracted by the external field उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ये पढ़ा हुआ है ना, कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, बताओ, सॉलिड स्टेट में पढ़े थे ये चीज़ें तो। और एक फेरोमैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जिसकी डोमेन्स होते हैं बहुत ज्यादा मैग्नेटिक होता है, जो हाईली अट्रैक्टेड हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है एक्सटर्नल फील्ड की तरफ, उसे हम फेरोमैग्नेटिक बोल देते हैं। रीज़न उसका वही होता है कि जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी जो डोमेन्स होती हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं सारी। ठीक है, एनीवेज, अब बात हम किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बात हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कर रहे हैं, या ट्रांजिशन के जो आयंस बनेंगे, है ना। तो ये देखा गया कि ये ज़्यादातर पैरामैग्नेटिक हैं, नेचर में कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है, मीन्स दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। अब ये पैरामैग्नेटिक का रीज़न क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज़ बेटा पैरामैग्नेटिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो अभी तक हमने क्या पॉइंट्स किए हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो नेचर में कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिजिक्स में तुमने पिया, आवाज़ आ रही है, यस मैम। लेट हो गए। हाँ, वो क्लास अभी खत्म हुई थी। अच्छा, हरगुन को फ़ोन कर, वो एक बार आई थी फिर चली गई, उसको बोल के क्लास। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। एंड इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। अब ऑर्बिटल मोशन के कारण उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट एक होगी उसको हम नाम भी क्या देंगे, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट।
जो स्पिन मोशन ये करता है उसके कारण इसके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी उसको नाम देते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक? यस मैम। अब जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है ना बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। अकेली स्पिन वाले की बात कर रही हूँ मैं। म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम स्पिन ओनली फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला। एक्चुअली जो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, मेनली जो फर्स्ट सीरीज है उसमें हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है ये देखा गया कि वो हाईली क्वेंच्ड है। उसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये देखने में लगता है ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। उसने लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वेंच्ड, हाईली क्वेंच्ड फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब सिंपली ये है कि नेग्लिजिबल है। कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की हम निगलेक्ट कर देते हैं। हमने सिर्फ कौन सी मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़नी है? स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई ना सबको? यस मैम। चलो अब इसमें कुछ भी नहीं करना, इसके रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। कैलकुलेट द magnetic moment of divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25। चैट में आंसर दो, चलो करो इसको सॉल्व। निखिलेश आवाज आ रही है? निखिलेश, हरगुन, अरे बोल नहीं रहे तुम लोग। हरगुन लेट हो गए बेटा। मैम लाइट चली गई से नेट बंद हो गया से। निखिलेश मुझे लगता है प्रेजेंट है कि नहीं है? लेट हो गया। लाइट गई हुई थी मम्मी से। बेटा कल भी इवनिंग में ही लगेगी। एक्चुअली मुझे थोड़ा आई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सुबह काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें, आई में थोड़ी इन्फेक्शन है मेरे, तो इसीलिए मैं अभी शाम को ले रही हूँ। आज और कल शाम को है, बाकी फिर फ्राइडे से तो ऑफ रहेगा। आई एम आउट ऑफ स्टेशन फ्राइडे टू संडे, फिर मैं आई थिंक संडे इवनिंग तक आ जाऊँगी, मंडे से फिर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? अब देखो, अभी जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बेटा, कुछ नहीं कराया मैंने, सिर्फ ये फॉर्मूला बताया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक स्पिन मोशन होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के राउंड रिवॉल्व करता है, जिसके कारण वो ये मैग्नेटिक मूवमेंट देते हैं, जिसका ये फॉर्मूला है। ये म्यू है, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू निकालना है ऑफ ए डाईवेलेंट आयन। जशन डाईवेलेंट आयन का की मतलब है कि ਜਿਹੜਾ भी एलिमेंट है उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए ने। इन एक्व सॉल्यूशन ਉਹਦਾ एटॉमिक नंबर कहते 25 है। ਹੁਣ ਜੇ 25 है, पहला ਆਪਾਂ न्यूट्रल की कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 25 मान के। मानिया की कॉन्फिगरेशन होएगा इफ इट हैज आर्गन वाला बोल देना, आर्गन 2 3d5 4s2 3d5। हाँ 18 और 2 20 और 5 25, ये तो आ गई सबको। अब M2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे जशन? 4s में से। हाँ तो 3d5 बच गया।
अब हमने ये वाला फॉर्मूला हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, तो n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब d5 है, उसमें d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि एक एक भरना है, तब तक पेयरिंग नहीं करनी। तो ये 5 के 5 अनपेयर्ड हो गए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो ये पुट कर दिया मैंने, 5 + 2 7 × 5 √35 bm, आंसर आ गया। समझ आ गई सभी को? यस मैम। कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के नंबर है, गलत नहीं करना इनको। अब एक और कर दो, बस क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2+ आयन। बस इसमें भी 2+ की निकालनी है, एटॉमिक नंबर 27 दिया। चलो करके बताओ। सभी लोग चैट में आंसर करेंगे। बस इसको देख के डर मत जाना कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। +1 में भी करते हो ये फॉर्मूला वैसे तुम लोग, जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी बता रही हूँ, n × n+2। हाँ जी, निकालो बेटा सभी लोग। क्या लिख रहे हो, मुझे पता भी नहीं लग रहा। क्या लिखे प्रभनु? मैम वो डॉट मल्टीप्लाई है, 3 × 7। 3 × √7। 1 मिनट, क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d7 ना। तो अब ये d में 7 कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर्ड कितने हुए भैया? 3। ठीक है, 3 तो 3 ये चीज बन गई, √15 आ जाएगा बस। बोहर मैग्नेटा, इतना लिख दो, आंसर बहुत है। आपने क्या लिखा प्रभनूर? एक्चुअली मेरी आई थोड़ा वाटर करी है तो मैं देख नहीं पा रही नो प्रॉपर। कमेंट्स मैम, क्या? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स मैम। क्यों भाई, पढ़ के बता। सीरियसली मुझे दिख नहीं रहा। नहीं, मैं देख लेती हूँ, पानी सा मैम निकल। मैंने 7 मान लिए गलती से, ध्यान नहीं दिया कि पेयरिंग भी होनी चाहिए। ओ कोई, चलो कोई बात नहीं, ध्यान देना। जशन तुमने क्या लिखा है? 2 √2 कहाँ से आया? मैंने दो को मान लिया था अनपेड। आप अपने ही मान लेते हो, कोई क्या मान रहे हैं, कोई क्या, ऐसे कैसे मान रहे हो भाई? कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग करो। ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी अब इतना पढ़ के। सिर्फ मान्या ने ठीक बताया इसका मतलब, है ना? बाकी आंसर ही नहीं लिखते। अर्गुन, पिया, निखिलेश, तुम लोगों को भी आंसर देने हैं बेटा। चलो एक और प्रॉपर्टी हमने खत्म कर ली, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब एक और प्रॉपर्टी करेंगे डिस्कशन। 4 प्रॉपर्टीज कर चुके अभी तक हम। मेटालिक करेक्टर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 5वीं है। इसमें कई चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोग वो ट्रांजिशन सीरीज भाई याद भी कर लो धीरे धीरे करके। चलो कौन सुनाएगा 3D सीरीज? जशन याद किए? जशन मैम ये कहाँ तक करनी है मैम? 40 तक? तो मुझे 3D सीरीज बता। 40 तक, 50 तक नहीं। अकेली 3D सीरीज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक होती है? मैम मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है। नहीं, मैंने बताऊं? जशन से पूछा है, उसको बोलने दो। हाँ जी। मुझे एंड हैं? 30th। क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल? नेट इशू, पता नहीं भाई। हाँ निखिलेश, तुझे याद है?
पता नहीं, आज तो मुझे किसी की नहीं आवाज आ रही। स्कैंडियम टाइटेनियम याद कर लो भाई, कृपा करो मेरे पे। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगानीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। इतना तो करना ही करना है, अगली भी याद करनी है। 21 से लेके 30 तक है, ये कल याद होनी चाहिए सबको। निखिलेश अक्षित ਨੂੰ फोन कर लो, आया ही नहीं, पता नहीं कितने है। अगली 4D सीरीज कितों शुरू होती है? यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीटियम रुदेनियम रोहोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम। ठीक है 3D तो करो चलो। अच्छा हेडिंग लिखो, वेरिएशन इन atomic and ionic sizes of transition elements। तो इस प्रॉपर्टी में बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो 4 सीरीज हैं हमारे पास 3D 4D 5D 6D, तो हम बेसिकली 3 ही मेनली स्टडी की जाती है, पहली 3 सीरीज की। इनमें जो एटॉमिक और आयनिक साइजेस हैं, आयनिक क्यों लिख देते हैं, लाइक टाइटेनियम, मान लो टाइटेनियम +2 बनाता है +4 बनाता है, तो वो भी ट्रेंड्स क्या हैं उनमें वो देखेंगे। ठीक है, वेरिएशन साइज में समझने से पहले +1 का जर्नल एक पॉइंट जो वेरिएशन साइज का होता है वो रिवाइज कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वेरिएशन ऑफ साइज इन अ पीरियड। तो पहले मुझे ये बताओ जशन भैया, बताओ कि पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं कि वर्टिकल कॉलम को? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये पीरियड्स हैं, होगी बात। अब मुझे अगला आंसर कौन करेगा कि पीरियड में साइज कैसे वेरी करता है, बताओ। हर गुण आपको आता है बेटा? पीरियड में साइज कम होता है कि ज़्यादा बढ़ता है? कम होता है। हाँ, पीरियड में साइज क्या होता है, साइज या मैं रेडियस लिख दूँ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मान्या क्या रीज़न होता है क्यों साइज डिक्रीज होता है? ये पिक हमने बनाई Number of valence electrons they increase. ओके, उससे क्या होगा? नहीं मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, जिससे फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। चलो कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, छोड़ो। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला जो पीरियड होता है, फ्लोरीन एंड नियॉन तो चलो इनर्ट गैस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मान्य? 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 2p2 ऐसे ऐसे चलेगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 1 है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, 4 हैं, 5 हैं, ऐसे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, पहले तूने ठीक बोला था, बोल फिर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ रहे हैं, बट दे आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल। शेल का नंबर नहीं ना बढ़ रहा, सेकंड शेल में ही ऐड हुई जा रहे हैं, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी तो साथ में बढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहे हैं वो सेम शेल में ही आई जा रहे हैं, तो दूरी उतनी बढ़ नहीं रही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसको Z इफेक्टिव लिखते हो, जिसके कारण साइज कम हो जाता है। तो ये कहानी तो होती है पीरियड की। Z इफेक्टिव पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल कॉलम। ग्रुप में साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, रेडियस इंक्रीजेस या साइज इंक्रीजेस हम लिख लेंगे। उसमें सीधा सा फंडा है भाई, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हमारा साइज बढ़ता जाए। ये चीज़ें बेसिक हैं, इनकी नॉलेज हमें ऑलरेडी है। अब इसी नॉलेज को हम अपने ये प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे, कैसे? लेट्स सी। देखो बेटा, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन देखी गई थी, वो तीनों हम पॉइंट पढ़ लेते हैं।
कोई भी सीरीज में जब हम जाते हैं, सीरीज क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि हम डी ब्लॉक वाले पढ़ रहे हैं तो हम 4 सीरीज ही बोलते हैं। जैसे मान लो यही पहले लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे रेडियस लिख रही हूँ इनके, उसको याद नहीं करना, मैंने नोट्स में भी तुमको लिख के दी हैं वैल्यूज, वो सिर्फ इसलिए दी हैं ताकि तुम ट्रेंड को समझ पाओ अच्छे से, याद मत करने बैठ जाना उसको। ये एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यूज हैं। थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर पे, बट हम ठीक स्पीड से सिलेबस कर रहे हैं तो उसकी टेंशन तुमने बिल्कुल नहीं लेनी। इतने अच्छे से करोगे ना तो चीज़ें मतलब ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी और इजीली याद हो जाएंगी। करना तो बेटा याद ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तुमको क्या लगता है, ये इनके रेडियस हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक। ये सीरीज में हम ट्रेंड देखने समझना चाहते हैं तो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज उठा ली। देखो डिक्रीज कर रहे हैं ना, बोल सकते हो मैं साइज डिक्रीजेस, बोलो। 1.44 से 1.32 यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है आराम से। फिर उसके बाद मिडल आ गया ना ऑलमोस्ट सीरीज का, उसके बाद तुम देखो कांस्टेंट सा हो गया, एक तरीके से हो गया क्या नहीं? हाँ ना कर दिया करो, रेडियस कांस्टेंट या साइज कांस्टेंट जो मर्जी लिख लो। उसके बाद ये फिर इंक्रीज कर गया, है ना। तो पहले तो ये ऑब्जर्वेशन माइंड में रखनी है कि यार हो क्या रहा है, कि डी ब्लॉक में कोई भी सीरीज में क्या होगा। पहले तो वो कम, सीरीज का मतलब पीरियड ही है ना, हम नॉर्मली तो यही बोलते हैं कि पूरा घटता ही है, पीरियड में साइज कम ही होता है, बट डी ब्लॉक में क्या देखा गया कि पहले कम होता है, फिर थोड़ा कांस्टेंट भी हो जाता है मिडल के बाद, फिर थोड़ा सा इंक्रीज भी पाया गया लास्ट 1-2 में। ये तो ऑब्जर्वेशन है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये समझ में आ गया सबको, पिया निकलेश? यस यस मैम। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, फिर मैं वही बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने अप्रोच क्या रखनी है कि पहले रिजल्ट देखा जाता है कि हाँ यार ऐसे बिहेव कर रहे हैं एटम्स में, ये चीज़ आ रही है। फिर साइंटिस्ट लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एक्सप्लेनेशन होती है वो उस पर लगाते हैं। अब किसी ने बीच में घुस के तो देखा नहीं कि थोड़ा बहुत ये अब नॉर्मल बिहेवियर क्यों कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों कर रहा है। ये स्टडी ही ऐसे है, पहले रिजल्ट देखना पड़ता है, फिर उसकी सबसे जो बढ़िया एक्सप्लेनेशन फिट होती है, बट 100% तो वो भी कभी फिट नहीं होगी, मैं बता देती हूँ आपको इनऑर्गेनिक में। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है वो मतलब सही मान ली जाती है कि भाई ऐसा हो रहा है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो अब एक बात तो तुमको पता है कि ये 3D सीरीज है। 3D सीरीज क्यों बोलते थे हम इसे, क्योंकि इसमें 3D की फीलिंग हो रही है। जैसे स्कैंडियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आर्गन 4s2 3d1, फिर 3d2 3d3 ऐसे कर करके 3d10 तक जाता है, ठीक है। अब जब साइज कम हो रहा है, वो तो नॉर्मल जो रीज़न होता है पीरियड में साइज कम होने का, क्या रीज़न लिखोगे यहाँ तक तो हम यही रीज़न लिखेंगे कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, स्कैंडियम से टाइटेनियम गए, वेनेडियम गए, और वो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, 3d1 3d2, तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एक तरीके से। अभी मैं यहाँ तक रीज़न समझा रही हूँ। तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तुमने पढ़ा है कि डी हैज़ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। डी का बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता एज कम्पेयर टू एस एंड पी, तो डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पुअर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे रिवाइज कराती हूँ, बताया था मैंने आपको, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3D है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसको खींचेगा, जितना वो खींचेगा उतना पास जाएगा न्यूक्लियस के, एटम का साइज कम होगा, इतना तो समझते हो ना। वैलेंस को, ये न्यूक्लियस अभी को खींच रहा है, अब ये वैलेंस शेल है हमारी, यही साइज डिटरमाइन करती है ना, तो जितना ये इसको खींच लेगा उतना साइज कम है। अब अंदर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, डी में, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये उतने अच्छे से उसको बचा नहीं पा रहा न्यूक्लियस के इफेक्ट से,
किसी चीज का पुअर शील्ड का मतलब क्या है कि वो अच्छी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा। किसको किससे प्रोटेक्ट करना है भाई? 4s के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करना है। न्यूक्लियस क्या करता है कि प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, न्यूक्लियस खींचता है, तो उसको ना खींच पाए तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करते होते हैं। इसका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं होने के कारण ये उसकी तरफ खिंच जाता है। खिंच जाएगा तो साइज कम हो जाएगा, जो कि तुमको यहाँ पे देखने भी मिल रहा है। समझ में आई मेरी बात? यस तो क्या लिखेंगे, मैं एक बार बोल देती हूँ आपको, सारा कुछ लिख के दिया हुआ है नोट्स में, आज भेजूंगी ये वाले। हम बोलेंगे कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, जिसके कारण न्यूक्लियस उसको इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण साइज कम हो जाता है। खत्म कहानी। फिर अब इसके बाद क्या हुआ, मिड के बाद क्या हुआ, देखो जरा। मिड के बाद थोड़ा सा डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने नहीं लग जाएंगे? D5, D6, D7, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए। अब नो डाउट डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, बट फिर भी थोड़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू अर्लियर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी तो भाई बढ़ गया ना। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा नॉर्मली है उतना वो प्रोटेक्शन तो करेंगे ही, चाहे वैसे पुअर प्रोटेक्शन है बट प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं। अब वो कंपैरेटिवली बेटर प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं बाहरले इलेक्ट्रॉन को। तो जो न्यूक्लियस ने खींचना था वो उसने खींचने नहीं दिया, क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो थोड़ा मजबूत हो गया, जिसके कारण वो उसको खींचने के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसलिए साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि मैं ये वैल्यूज बेटा दोबारा लिख रही हूँ, एक्सप्लेनेशन बढ़िया तुम लोग उसको रिलेट कर पाओगे। हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी हमारी? मिडल तक हमने डिस्कस कर लिया था। मिडल के बाद क्या लिखोगे? देखो 2 एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं, दोनों में से जौन सी याद रह जाए वो लिख लेना। एक तो हम यही देते हैं कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गया जी, D5, D6, D7, तो थोड़ा इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा? 4s इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा था, बट अब ये बीच वाला 3D मजबूत हो गया, तो ये उसको उतना खींचने नहीं देगा, तो एक तरीके से इफेक्ट काउंटर हो गए, तो रेडियस कांस्टेंट रहता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी दी जाती है कि पेयरिंग होने लग जाएगी। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 5 के बाद पेयरिंग होने ही लग जाती है। पेयरिंग होने से थोड़ी रिपल्शंस आने लग जाती है पिक्चर में, तो वो रिपल्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को काउंटर कर देती हैं, इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि साइज कांस्टेंट रहता है मिड वे के बाद। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्यों बढ़ गया, है ना? तो इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा सबसे अच्छी ये है कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाते हैं, रिपल्शन डोमिनेंट हो जाते हैं। किस में रिपल्शन भाई? इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि वो पेयरिंग पूरी हो गई है, D10 होता है ये, तो इसमें रिपल्शन डोमिनेट होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो एक्सपैंड कर जाता है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है? कोई ऐसे लाइन थोड़ी लगी हुई है, वो तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो एक्सपैंड हो गया तो हम बोलते हैं कि साइज बढ़ गया। तो दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनो, हर सीरीज में यही ट्रेंड रहेगा। ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रही हूँ जो हमने 3D में देखा। इनिशियली साइज कम हो जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है मिडल के बाद, फिर थोड़ा सा लास्ट में बढ़ जाता है। डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज। डिक्रीज का क्या रीज़न है? डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक एक करके, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, न्यूक्लियस इसीलिए वैलेंस शेल को खींच लेता है, साइज कम हो जाता है। मिडल के बाद या तो लिख दो कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए, स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा बढ़ गया, जिसके कारण वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर देता है। या ये भी दिया जा सकता है कि पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग होने के कारण रिपल्शंस आने लग गई, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर कर देते हैं। लास्ट में रिपल्सिव फोर्स बिकम डोमिनेंट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड्स, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट साइज इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? वेरिएशन प्लीज रिप्लाई क्विकली। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay.
अब अगली ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो साइज है, साइज में इसकी हेडिंग क्या ली थी हमने? प्रॉपर्टी की हमने हेडिंग की थी वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। तो इसमें मैंने तुमको बताया था कि हमने 3 ऑब्जर्वेशन देखनी है। हमने पहली ऑब्जर्वेशन देख ली कि सीरीज में क्या हो रहा है। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगी। एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने, तो उसको समझते हैं। इधर को रेडियस है, मतलब ये साइज बढ़ती हुई वैल्यूज हैं। जैसे कुछ रैंडमली ले लो, 10, 20, 50 ऊपर को बढ़ रहा है, दैट्स इट। ये 3D सीरीज है, ये 4D है, और बिल्कुल इसके पास है, चाहे कलर डिफरेंट कर लो, बेटर समझ में आ जाएगा। ब्लैक कौन सा कर लें? ये 5D है, ठीक है, ब्राउन से दिखा दिया मैंने। तो इसको देख के तुम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे हम 3D से 4D सीरीज की तरफ जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ इंक्रीज इन द साइज। ये तो दिख रहा है ना, तो मैं लिख सकती हूँ एज वी मूव फ्रॉम 3D to 4D series size increases। क्या बेटा ये ग्रुप वाली सिचुएशन नहीं है? बोलो, ग्रुप ही हो गया ना एक तरीके से। देखो पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ जरा, 2 मिनट। जब भी इसकी स्टडी करोगे ना, जब अपना पढ़ोगे बैठ के, तो पीरियोडिक टेबल जरूर साथ में रख लेना। एक पिक्चर ही निकाल लो उसका प्रिंट आउट। ये देखो, अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये कर्सर देखना कहाँ कहाँ जाता है। ये 3D सीरीज, इसकी हमने वेरिएशन विद इन अ सीरीज देख ली। अब ये 3D है तो ये 4D है। वो बोलते हैं जैसे हम 3D to 4D जाते हैं, अच्छा खासा साइज बढ़ता हुआ मिला, तो ये ग्रुप वाली सिचुएशन ही हो गई भाई। स्कैंडियम टू यट्रियम जाएंगे, टाइटेनियम टू जिरकोनियम जाएंगे, वेनेडियम टू नायोबियम जाएंगे, तो हम ग्रुप में जा रहे हैं। तो ग्रुप में तो हमने यही सीखा है कि ग्रुप में साइज बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है ग्रुप में साइज? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट दिक्कत यहाँ पे है। कहाँ पे दिक्कत दिख रही है? कि जब हम 4D to 5D गए भाई, तो भी तो वो ग्रुप वाली सिचुएशन ही है। दोबारा देख लेते हैं आप, 3D to 4D। अब ये 5D, यहाँ पे लेंथेनम लिखा होना चाहिए था, इसने लेंथेनाइड्स में ऐड कर दिया होगा, यहाँ पे लिख लेना तुम लोग। जब हम 4D to 5D जाते हैं, जिरकोनियम टू हैफनियम, नायोबियम टू टेंटेलम, तो ये पता चला कि साइज ऑलमोस्ट सेम रह रहा, जबकि साइज बढ़ना चाहिए था। पहले ये बताओ, ऑब्जर्वेशन समझ में आई, फिर रीजनिंग बताऊंगी। Yes, ma'am. तो नेट रिजल्ट ये निकला कि भाई 3D to 4D साइज बढ़ता है एज यूजुअल ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, बट 4D to 5D जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता, एक्सेप्ट यट्रियम टू लेंथेनम। स्कैंडियम टू यट्रियम तो ਵਧेगा ही ਵਧेगा, नॉर्मल ट्रेंड है, बट यट्रियम टू लेंथेनम भी ਵਧਦਾ है, बट लेंथेनम तो बाद अब नॉर्मल हो जाता है। कि मतलब मेरा 1 मिनट, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ वैल्यूज लिखती हूँ, उससे तुम लोग बेटर समझ पाओगे। ये स्कैंडियम है, 3 एलिमेंट लिख दे रही हूँ मैं, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, इसका लेंथेनम, फिर शुरू हो जाता है हैफनियम, टेंटेलम। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 1.44, ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 1.62, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ 1.69, 1.32, 1.45, 1.44। अब दो ध्यान जरा, अब जब यहाँ से यहाँ गए बढ़ा, 6 है ये, यहाँ भी बढ़ा, यहाँ भी बढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये 4D है,
ये 5D है, ये 3D है, मैंने उसका कुछ पोर्शन लिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो नॉर्मल है, इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इसने अब नॉर्मलिटी दिखानी शुरू कर दी। तुमको ये पता है कि लेंथेनाम के बाद से 14 एलिमेंट्स अलग से यहाँ से निकाले जाते हैं जिसको हम लेंथेनाइड्स बोलते हैं। पता है ये बात का, क्या नहीं पता? देखो पीरियोडिक टेबल, ये बेटा 57 है, एटॉमिक नंबर दिख रहा है तुमको, ये 57 के बाद हैफनियम का 72 है, तो बीच में कहाँ गए भाई सारे एलिमेंट्स? वो ये अलग यहाँ पे रखते हैं जो लेंथेनाइड्स बनते हैं, इन्हीं के कारण ये सारा घपला है। अब लेंथेनाइड्स में फिलिंग हो जाती है 4f के ऑर्बिटल्स की। कैसे? देखो, ये तुम ऑर्डर लिखना, जो अबव प्रिंसिपल वो ऑर्डर बताता होता है। तुम ये देखोगे कि 4f की फिलिंग पहले होगी 5D में भरने से इलेक्ट्रॉन। ऑर्डर बना के चाहे देख लेना, लेंथेनम में बाय एक्सेप्शन 5D में चला जाता है, बट इसके बाद जो है वो 14 एलिमेंट्स में 4f की फिलिंग होती है। इसके बाद फिर 5D स्टार्ट होता है। इसका मतलब जो हैफनियम होगा उससे पहले ये 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भर के आए हुए हैं। इतनी बात समझ में आई आपको मेरी? क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करती हूँ। 4D to 5D अब नॉर्मेलिटी आ रही है, एक्सेप्ट दिस पेयर, दिस ग्रुप, आई कैन से ग्रुप नंबर 3 होगा ये, इसमें नॉर्मल है। इसके बाद ऐसा क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास 4f की फिलिंग हो जाती है। 4f की फिलिंग हो गई तो फिर क्या हुआ भाई, फिर इनमें साइज क्यों नहीं बढ़ रहा? 4f ने ऐसा क्या कर दिया? 4f का बेटा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, दैट इज वेरी पुअर। अब मतलब हैफनियम, ये देखो ये हैफनियम है, मान लो हैफनियम का एटम है, ठीक है। अब हैफनियम में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 5D में, बट इसके अंदर वाली शेल कौन सी भरी हुई बैठी है? 4f, जिसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर है, ठीक है। पुअर, वेरी पुअर। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का की मतलब है, थोड़ा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करो अपनी। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि 4f वाले इलेक्ट्रॉन 5D को न्यूक्लियस से बचा नहीं पाएंगे। पुअर काम कर रहे हैं वो, अच्छे पेरेंट नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे अपने बच्चे की। इसका बच्चा कौन है? 5D इसका बच्चा है, ठीक है। ये दुश्मन है, ये इसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो खींच लेगा तो क्या होगा? साइज कम हो जाएगा ना। तो साइज देखो कम ही है ना, कहाँ बढ़ना चाहिए था? क्योंकि शेल बड़ी थी। 4D से हम 5D में जंप किए थे, जो शेल बढ़ने का इफेक्ट आया वो 4f के पुअर शील्डिंग इफेक्ट ने खत्म कर दिया, इसीलिए साइज कांस्टेंट रहा। आई बात समझ में आपको मेरी? मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। 3D से देखो, 3D से 4D जाएंगे, हर जगह नॉर्मल ट्रेंड मिलेगा। क्यों मिल रहा है? साइज बढ़ता हुआ मिला है, क्योंकि हम 3 से 4th पे गए, साइज बढ़ जाएगा। फिर हम भाई 4 से 5 में जा रहे हैं, फिर क्यों नहीं साइज बढ़ रहा? क्योंकि 5D से पहले एक दिक्कत आई पड़ी है। क्या दिक्कत आई पड़ी है? 5D में बीच में 4f भर के बैठ गया। 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर है, तो जिसके कारण 5D की तरफ खिंच जाती है, तो वो जो बढ़ने का इफेक्ट था वो ये काउंटर कर जाता है, जिसके कारण साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम दिख भी रहा है तुमको। और इस फिनोमिना को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई कहानी? बोल दो, कुछ तो बोल दो। यस मैम। यस मैम। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये पोर्शन जो भी है। थोड़ा ना जिन बच्चों को दिक्कत है वो अपने +1 में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना, उसके थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे तो मैंने तुमको सारा बता ही दिया, तो उसमें कुछ नहीं चाहिए, खाली हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट की थोड़ी नॉलेज चाहिए, साइज कैसे वेरी करता है पीरियड में, ग्रुप में, ये पता होना चाहिए, और कुछ नहीं। अब 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर देना। क्वेश्चन लिखो। विच अमंग द, कल भी बेटा सेम टाइम ही लगेगी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज, ये मल्टीपल वो है, MCQ है, और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस होंगे इसमें, सोच के देना। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नियरली सेम साइज,
ऑप्शन में कोबाल्ट लिखा। दिक्कत अभी याद नहीं है, देखो थोड़ा आइडिया होना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल का, इसीलिए कह रही हूँ चारों सीरीज को रट्टा मार लो, ठीक है। 3 को तो मार ही लो एटलीस्ट, चौथी छोड़ दो, वो याद भी नहीं होगी। एक ऑप्शन हो रहा है प्रभनूर, एक हो रहा है कि सारे अद्धिया अद्धिया दे रहे ने मिला के, आंसर सब दा ठीक हो चुका फिर। हाँ प्रभनूर हूँ ठीक है। मान्या नहीं बेटा, एक देती है ना, तो टोटल 3 ऑप्शन सही है। चलो हिंट देता, 4 चो 3 सही ने। सारे करो हरगुन, तुसी नहीं आंसर दिंदे। हाँ मान्या हूँ तेरा भी ठीक है। पीरियोडिक टेबल कंसल्ट कर लो नहीं तो, जे दिक्कत है तो। हाँ पिया ठीक हो गया। निखिलेश कदे राजे आंसर दिया कर, की गल होगी, तू पढ़ना लिखना बिल्कुल छड़ दिता। मैनूं लगदा मैनूं तेनों अपने घरे बुलाना पैना, तां ही पढ़ेगा तू। तेरी आवाज नहीं आती भाई। ABC करेक्ट। ABC आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ने ठीक आंसर दिया ड्यू टू डिफरेंट रीजंस ना। ये जो A वाला है ये क्यों करेक्ट है, ये इसीलिए करेक्ट है क्योंकि ये मिडवे के बाद आ रहा था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हमने ये पढ़ा था ना कि इसके बाद ऑलमोस्ट साइज सेम सा हो जाता है, तो तुमको रेडियस लिख के भी दिए थे, तो ये इसके कारण सेम साइज के। जिरकोनियम, हैफनियम और पैलेडियम, प्लैटिनम, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। देखो ये रहा, अभी समझाया, सेम साइज के। पैलेडियम प्लैटिनम भी 4D 5D या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये भी सेम साइज के। बट कॉपर जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक का तो साइज आप देखिए ना भी बड़ा हो गया रिपल्शन कारण, इस करके ABC है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर दो। विच ही मिक्स ने NCERT के सारे, मैं कोशिश कर रही हूँ हो ही जान। एक लाइन है NCERT दी कर लियो, इनऑर्गेनिक वास्ते तो NCERT कल्ली कर ली जाए तो मेन्स तक दी आराम नाल हो जाती है, नीट दी ते सारे कासे दी। Why in 3D series the enthalpy of atomization of zinc is lowest? नाले ने वैल्यू भी देती है, बस ये मतलब आपको इसका रीजन बताना है, मुझे चैट में लिख के बताओ। हाँ प्रभु ठीक है, दसो बेटा सारे दसो, आप कल डिस्कस किया सी ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सारा। प्रभु +1 का केड़ा चैप्टर कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम? नहीं मैम, ऑर्गेनिक बस खत्म करनी है आज रात तक, पूरी 4 चैप्टर जो हैं +1। तो फिर उसके अलग से वहाँ टेस्ट हो रहे हैं क्या, या अपने आप ही बस अपना खुद का शेड्यूल बनाया हुआ है? खुद का बना रखा मैंने शेड्यूल। हाँ मान्या बेटा तेरा भी ठीक है, बट ये तूने साथ में क्यों लिखा है? ये बस ये लिखना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई सीरीज में मोर चांसेस ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, वो तो तब बोलना है जब वो पूछेगा कि 4D और 5D की वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है। ये ग्राफ था ना, तो 2 में कंफ्यूज हो जाती है।
देखिए 3D का ग्राफ है, 4D का है, ये 5D का है। तूने पहले लिखा कि जिंक में मैम 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल ठीक है। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, जिंक में जो बॉन्ड है वो वीक होगा। वीक है तो उसको ब्रेक करना इजी है, जिसके कारण कम एनर्जी लगती है। खत्म इसका आंसर। और जो तूने Okay. साथ में लिखा है वो तब बोलना है जब वो पूछेगा कि 4D और 5D की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D से ज़्यादा क्यों है, तो तू लिखेगी कि भी जो हैवी ट्रांजिशन सीरीज हैं उनमें बॉन्डिंग के चांस ज़्यादा है। ठीक है। Okay. हाँ जी जशन, तुसी आंसर नहीं दिता इसका, बाकी की गल होगी शांता सीगा। चलो एक और लिखो। फ्रॉम, ਇਹ ਨਾ NCERT ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਟੂ ਕਾਪਰ there is significant increase in density is noted। क्वेश्चन है वाई, क्या आंसर देंगे इसका? What should be its appropriate explanation? बोलो बेटा। ये पाया गया कि टाइटेनियम से कॉपर जो है वो डेंसिटी बढ़ती पाई गई। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखो मिड के बाद तो रेडियस भी कांस्टेंट ही हो गया था, तो रेडियस कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। और मास बढ़ता जा रहा है क्योंकि आगे आगे जा रहे हो ना एलिमेंट्स में, तो मास बढ़ता जा रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी ना। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास बढ़ता जा रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं, बोलो। Yes, ma'am. Yes. Increase होगी। हाँ तो बस यही लिख दोगे, ठीक हो ये बात। जान के इसने Yes. जिंक का नहीं लिखा क्योंकि उसमें तो फिर साइज बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये बस क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं सेम टाइम। जो आज किया उसके मैं PDF बना के भेजूंगी, प्लीज़ वो इकट्ठे अपना मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग खुद से भी उसको लिखो, बट नहीं भी लिखना तो एटलीस्ट याद जरूर कर लो। मैंने सब कुछ बीच में डाल दिया, क्वेश्चंस नहीं है बीच में, ये ध्यान रखना। जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करा रही हूँ ना, जैसे ये भी कराया था ये MCQ, ये नहीं मैंने बीच में लिखे हैं, तो ये आप खुद से डाल लेना अपने साथ अलग पेजेस। ओके बेटा, गुड नाइट। प्रभनु रो भेज दी बेटा क्वेश्चन जेड़ा कह रहे थे, तो ठीक है मैं देख लूँगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके।